नमस्कार दोस्तों, एडुटॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। अब आप हमारे फेसबुक पेज जिसका नाम है एडुटॉक फॉर यू से जुड़ सकते हैं और अपनी राय हमें वहां पे बता सकते हैं। आइए आज हम बात करने जा रहे हैं 100 महत्वपूर्ण प्रश्न की ये सीरीज होगी जिसमें जीन पियाजे, वाइगोट्स्की और कोलबर्ग इन तीनों से हर बार क्वेश्चंस आते हैं। वो चाहे सीटेट का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट का एग्जाम हो, चाहे टेट का एग्जाम हो। यहाँ पे मैंने स्पेशली सीटेट, टेट और सुपर टेट को फोकस किया है। जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हैं सारे एग्जाम में आ चुके हैं। ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो एग्जाम में ना आया हो। 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को हम करेंगे दोस्तों, जिसके पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट 3 तीन पार्ट में हम इसे करेंगे। पहला पार्ट आज हम लेके आ रहे हैं 30 प्रश्नों का होगा। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं भी इसमें हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्विज भी है। तो वीडियो को अंत तक दोस्तों देखिएगा, जैसे आप भी कोई भी चीज़ स्किप ना कर पाएँ। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है। प्राक संक्रियात्मक का मतलब है प्री ऑपरेशनल स्टेज। पहली अवस्था संक्रियात्मक स्टेज, दूसरी है प्राक संक्रियात्मक। तो दोस्तों का करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 से लेकर के 7 साल, यानी कि ए करेक्ट ऑप्शन है। देखिए पहली अवस्था जो होती है पियाजे के अनुसार संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज जिसे कहा जाता है, ये जन्म से लेकर के 2 साल तक की होती है। दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जिसे कहा जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज, ये 2 साल से लेकर के 7 साल तक मानी जाती है। तीसरी जो है मूर्त या इसे कई बार ठोस संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ये जो संवेदीय पेशी अवस्था है इसे हम कई बार एग्जाम में आप देख सकते हैं, इसका नाम इंद्रिय गामक अवस्था भी लिखी जाती है दोस्तों। तो इसे जरूर नोट कर लीजिएगा आप किसी कॉपी में, इंद्रिय गामक अवस्था। और पियाजे के ऊपर पूरी कंप्लीट वीडियो मैंने बना के रखी है, एक बार अगर आप उसे देख लेंगे तो शायद कभी नहीं भूलेंगे। उसे 1-2 बार उसका नोट्स बना लीजिए और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोट्स्की इन तीनों वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां से जाकर तीनों वीडियो को देखिए, 2 या 3 दिन इस वीडियो को दे दीजिए, कंप्लीट नॉलेज आपको हो जाएगी। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं आता है, वो टेट, सीटेट का कोई भी पेपर उठा के आप देख लीजिए, तकरीबन 3 या 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक बार अगर आप इसे समझ लेंगे तो बार बार आप इससे गलतियां करने से बच जाएंगे दोस्तों। आगे देखिए, तीसरा है मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। इसे आप याद करने के लिए इंग्लिश में मैंने एक ट्रिक बताया था कि आप इसे याद रख सकते हैं स्पेसिफाई से। स्पेसिफाई से आप हमेशा याद रखिएगा जीन पियाजे को। कैसे? एस से हो जाएगा सेंसरी मोटर स्टेज, पी से हो जाएगा प्री ऑपरेशनल स्टेज और सी से हो जाएगा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। सी फॉर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और एफ फॉर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। देखिए इसमें स्पेसिफाई में पी आ रहा है, आप इससे भी याद रख सकते हैं कि पियाजे के लिए ट्रिक यूज हुई है। और जब भी एक चीज़ और है उसको मैं बताता हूँ लेटर। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करते हैं। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है दोस्तों? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ देखिए 3 स्टार लगा हुआ है, तो ये क्विज का क्वेश्चन है दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और इसका आंसर आप बताइए। ये क्यों यहाँ पे 3 स्टार लगाया गया है, वीडियो के अंत में इसको बताया गया है, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये पता चल सके क्यों 3 स्टार यहाँ पे लगाया गया है। आगे बढ़ते हैं। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे का दोस्तों जो डेवलपमेंट था वो संज्ञानात्मक विकास की ओर पूरा का पूरा फोकस था। वो ये बताते थे किस तरह से कॉग्निशन जो है वो डेवलप होता है। कॉग्निशन यानी कि संज्ञानात्मक, इसका मतलब क्या होता है? संज्ञान का मतलब होता है कि व्यक्ति के मस्तिष्क में जो भी चीज़ें हैं, इसमें व्यक्ति की स्मृति हो सकती है, उसकी अभिप्रेरणा हो सकती है, उसके विचार हो सकते हैं, उसका तर्क हो सकता है, उसकी स्कीमा हो सकती है, उसकी संरचना हो सकती है। ये सब कुछ कहाँ होता है? वो व्यक्ति के संज्ञानात्मक का परिणाम होता है दोस्तों।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? 2013 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया, 2016 में भी सीटेट के प्राइमरी का जो सेक्शन होता है वहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया। और दोस्तों बार बार यही क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट एक बार समझ लेना है। एक बार आप संप्रत्यय समझ लेंगे, क्वेश्चन के पीछे का कॉन्सेप्ट समझ लेंगे, तो कभी भी आपसे कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। कोलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित? दोस्तों कोलबर्ग का जो सिद्धांत था वो नैतिक विकास का सिद्धांत था। किसका सिद्धांत था? नैतिक विकास का सिद्धांत था। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं 5 की तरफ। देखिए, लॉरेंस कोलबर्ग न्यूयॉर्क के रहने वाले थे और इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, लॉरेंस कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है? पहला है पूर्व पारंपरिक अवस्था, जिसे हम बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज, पारंपरिक यानी कि कन्वेंशनल स्टेज। तीसरा है उत्तर पारंपरिक अवस्था या कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। तो किस अवस्था में नैतिकता बाहरी कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर ए। क्यों हो जाएगा इसे समझते हैं। ये देखिए, 3 तरह का स्तर होता है इनके अनुसार। पहला है प्री कन्वेंशनल लेवल। इसमें बच्चा क्या करता है? बच्चे का जो नैतिक विकास होगा वो दंड व पुरस्कार से निर्धारित होगा। किससे निर्धारित होगा? दंड व पुरस्कार से निर्धारित होगा। तो जब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि कब बच्चे का विकास दंड या पुरस्कार से निर्धारित होता है, तो वो हो जाएगा आपका पहला स्तर पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार बच्चे का नैतिक विकास दंड या पुरस्कार के आधार पर होता है। यानी कि बच्चों को ये लगता है कि अगर उन्हें किसी काम के लिए दंड मिल रहा है तो वो गलत काम है, अगर किसी काम के लिए उन्हें पुरस्कार मिलता है तो उन्हें लगता है कि ये सही काम है। यानी कि नैतिकता उनके लिए दंड व पुरस्कार के रूप में ही परिभाषित होती है। ठीक है, अगला जो लेवल आता है, अगला लेवल आता है आपका इसमें दूसरा स्तर है कन्वेंशनल स्तर यानी कि परंपरागत स्तर। परंपरागत स्तर में वो देखते हैं समाज के नियम क्या हैं, समाज के नियम क्या है, समाज किन चीज़ों को अच्छा मानता है, समाज किन चीज़ों को बुरा मानता है। तो वहाँ पे जो विकास होगा यानी कि परंपरागत स्तर पे वो होगा समाज के नियम के आधार पे। तीसरा स्तर है यानी कि परंपरागत स्तर के बाद की अवस्था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। वहाँ पे आदमी क्या सोचता है कि कानून और नियम इनकी अपनी उपयोगिता है, हाँ, लेकिन ये व्यक्ति के जीवन से बड़े नहीं हो सकते हैं। अर्थात अगर कोई कानून है, कोई नियम है, वो किसी की हानि पहुंचाता है, किसी का नुकसान करता है, तो उसको बदल देना चाहिए। ये कब सोचता है आदमी? जब वो नैतिक विकास की तीसरी अवस्था में पहुंच जाता है। यह नैतिक विकास की तीसरी अवस्था जो होती है वो सबसे हाईएस्ट लेवल की अवस्था मानी जाती है। तो अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि नैतिक विकास की सबसे उच्चतम अवस्था क्या है या वो किस अवस्था में होता है? तो वो तीसरी अवस्था यानी कि परंपरागत स्तर के बाद की अवस्था होती है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की। तो इस क्वेश्चन से हमें इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे भी क्वेश्चन में 3 स्टार लगा हुआ है, यानी कि इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आंसर आप समझ के हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की पहचान की गई है, किसके द्वारा की गई है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। पियाजे मुख्यतः के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास के क्षेत्र में या लैंगिक के क्षेत्र में, ज्ञानात्मक के क्षेत्र में या सामाजिक के क्षेत्र में? दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक के क्षेत्र में। उन्होंने समाज के बारे में बताया, कैसे पारस्परिक अंतरक्रिया के माध्यम से बच्चा सीखता है। सॉरी, ये गलत हो गया, यहाँ पे
पियाजे ने मुख्यतः ज्ञानात्मक क्षेत्र को बताया है। ज्ञानात्मक का मतलब संज्ञानात्मक होता है। आपको ये समझना है कि जब भी ज्ञानात्मक शब्द का प्रयोग होगा यानी कि नॉलेज कहाँ पे स्टोर होगा? आपके संज्ञान में स्टोर होगा। तो पियाजे ने मुख्यतः संज्ञानात्मक क्षेत्र को महत्वपूर्ण बताया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर सी। सामाजिक के क्षेत्र को किसने बताया था? वाइगोट्स्की साहब ने बताया था। क्वेश्चन नंबर 8, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है। संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या मूर्त ठोस संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। यहाँ पे बच्चा क्या करता है? चीज़ों को तार्किक ढंग से सोचना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि संवेदी पेशीय अवस्था तो जब तक पियाजे कहते हैं कि इसमें बच्चा अपने अंगूठे को चूसता है, अपने हाथ पैर को हिलाता है, इंद्रिय गामक अवस्था इन्होंने इसे कहा है कि बच्चा केवल अपने इंद्रियों के माध्यम से संवेदन कर पाता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 साल तक की होती है। यहाँ पे बच्चे के अंदर इतनी तर्क क्षमता विकसित नहीं होती है कि वो चीज़ों को समझ सके, उसके बारे में जान सके। इसलिए सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 स्पष्ट स्तरों को पहचाना गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा पियाजे द्वारा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है? देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या पूछ रहे हैं ये कहना चाह रहे हैं कि बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तो ये जो आंसर हो जाएगा इसका आंसर नंबर डी। इसमें क्या करता है बच्चा यहाँ पे अमूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। एक क्वेश्चन यहाँ पे और बनता है कि बच्चे की वैज्ञानिक अवस्था कौन सी होती है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज ही वैज्ञानिक अवस्था कहलाती है डी पियाजे के अनुसार। क्यों? क्योंकि पियाजे साहब कहते हैं कि बच्चा अब यहाँ पे अगर आप उसे कोई तथ्य देते हैं, कोई एक कॉन्सेप्ट देते हैं, तो बच्चा उसे एज इट इज नहीं ग्रहण करता है, बल्कि उसमें अपने विवेक के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने तर्क क्षमता के अनुसार उसमें चीज़ों को जोड़ता है। इसलिए वैज्ञानिक अवधि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा, अगर वो मूर्त पूछता है तब तो सी आंसर हो जाएगा, यानी कि मूर्त या ठोस संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। लेकिन अगर अमूर्त की बात करता है, यानी कि अब अगर बच्चे को कहा जाता है कि आप 18 6 बताइए, 18 छक्के कितना होता है ये बताइए, तो अब वो उसे कैलकुलेट करके बता सकता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? कोलबर्ग द्वारा, वाइगोट्स्की द्वारा, पियाजे द्वारा या पावलोव द्वारा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका दोस्तों पियाजे द्वारा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वाइगोट्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? देखिए इस क्वेश्चन में भी 3 स्टार लगा हुआ है, यानी कि इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है वाइगोट्स्की के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। पहला ऑप्शन है धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दे करके, व्यवहार के स्पष्ट नियम बता करके, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, या कठोर दंड दे करके। तो कभी भी नकारात्मक आंसर ज़्यादातर नहीं सही होते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। धार्मिक शिक्षा को बढ़ावा दे करके हम उसे जो है संप्रदायवादी बना देंगे, व्यवहार के स्पष्ट नियम बता करके, या
सी। देखिए एक ये भी तरीका बहुत अच्छा है कि आप क्या करिए कि जिनको आपको लगता है कि आंसर बिल्कुल गलत है या बिल्कुल नहीं हो सकता, आप उसे क्रॉस कर लीजिए। क्यों? अब आपके पास संभावना है कि या तो आप 50% सही हो सकते हैं, 50% गलत हो सकते हैं। इससे पहले क्या था, 25% आपके सही होने की उम्मीद थी अगर आप किसी पे मार्क नहीं करते हैं। अब कोलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में शामिल करके। बच्चे को अगर आप नैतिक मुद्दों पर बहस करने के लिए कहेंगे, उसमें तर्क रखने के लिए कहेंगे, तो उन चीज़ों को सीखेंगे कि अगर ये चीज़ कही जा रही तो क्यों सत्य है, ये चीज़ें गलत है तो क्यों गलत है। तो इस तरीके से हम उनमें नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, विकल्पों के निर्वाचन और विश्लेषण करने की योग्यता, या फिर डी सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो आप यहाँ पे देखिए इंद्रिय गामक की बात कही गई है, यानी कि पहली अवस्था पियाजे के अनुसार संवेदी पेशी अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। इसमें क्या करता है बच्चा? अनुकरण करता है। अब वहाँ पे वो स्मृति, मानसिक निरूपण करता है, नई नई चीज़ों को सीखता है, छोटे छोटे चीज़ों का वो कॉन्सेप्ट बनाता है, उसकी स्कीमा डेवलप होती है। पियाजे ने स्कीमा पे बहुत फोकस किया है, यानी कि बच्चा टेबुला रासा होता है, उसे कुछ नहीं पता है। अब उसने देखा, अनुकरण किया, माता पिता से सीखा, समाज से सीखा, और उसका ज्ञानात्मक विकास, उसका संज्ञानात्मक विकास होता जाता है। इसलिए यहाँ पे इंद्रिय गामक अवस्था अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से संबद्ध मानी जाएगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वाइगोट्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ है क्या है? प्रत्येक विद्यार्थी को कार्य देना, बच्चों की सहायता ना करना, वही सीख सकते हैं जिनकी बुद्धि ज़्यादा होती है। आंसर नंबर डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सहयोगात्मक समस्या समाधान। अगर हम किसी को कार्य नहीं देंगे तो वो नहीं सीख सकता है, नकारात्मक तो होगा नहीं। बुद्धि ज़्यादा होती बिल्कुल वो सीख सकते हैं, लेकिन वाइगोट्स्की के सिद्धांत के निहितार्थ में सहयोगात्मक समस्या समाधान करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें 3 कॉन्सेप्ट मिलेंगे आपको वाइगोट्स्की के अनुसार, इसे समझ लेते हैं। देखिए ZPD का मतलब हो जाएगा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ये क्या होता है? मान लीजिए ये एक बिंदु है और इसके ऊपर एक बिंदु ये है, तो ZPD क्या होगा कि बच्चा बिना मदद के यहाँ से मान लेते हैं यहाँ तक सीख सकता है, लेकिन अगर उसे कोई मदद कर देता है तो बच्चा यहाँ तक सीख सकता है। मान लेते हैं इसे X बिंदु, इसे Y बिंदु और इसे Z बिंदु। तो बच्चा बिना मदद के X बिंदु से Y बिंदु तक पहुँच सकता है, लेकिन अगर बच्चे का कोई मदद कर दे, बच्चे की कोई सहायता कर दे, तो बच्चा Z बिंदु तक भी पहुँच सकता है। उसे से हम कहते हैं ZPD, अर्थात वह क्षेत्र या वह बिंदी, वह पॉइंट जहाँ पे बच्चा किसी मदद से, किसी की सहायता से, किसी के हेल्प से पहुँच सकता है, उसे हम कहते हैं ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जैसे आप एक एक्सपेरिमेंट देखिए कि जिसमें कंजर्वेशन का एग्जाम्पल दिया जाता है। पियाजे का जो कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है, संचयन का एग्जाम्पल है कि 2 लीटर के 2 बीकर होते हैं। इसे समझते हैं आइए। 2 लीटर का 2 बीकर होता है। एक बीकर कुछ इस तरह से बना होता है, ये भी 2 लीटर का है, ठीक है। एक बीकर है जो कि इस तरह से बना हुआ है, ये भी 2 लीटर का है। अब जब बच्चे से पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा बड़ा है, तो बच्चा कहता है कि ये वाला बड़ा है। ये क्या है? बड़ा है। क्यों कहता है? क्योंकि वो साइज के आधार पे, उसकी मात्रा के आधार पे, उसकी गुणात्मक मात्रा, उसकी मात्रात्मक मात्रा के आधार पे कहता है कि ये जो है
जो साइज में बड़ा दिख रहा है ये बड़ा है, जबकि वास्तविकता ये है कि ये भी 2 लीटर का है और ये भी 2 लीटर का है। अब यहाँ पे अगर कोई बड़ा यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, ये देखिए एम के ओ का जो कॉन्सेप्ट है, ऐसा व्यक्ति जो उस बच्चे से ज़्यादा जानता हो, जो उसकी हेल्प कर सकता हो, वो ये बताता है कि नहीं, इन दोनों के केवल बनावट में अंतर है, जबकि इन दोनों का आयतन समान है। यानी कि 2 लीटर पानी इसमें भी आएगा, 2 लीटर पानी इसमें भी आएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे दोस्तों, ZPD कहेंगे। इतनी बात क्लियर होती है। अब MKO क्या हो जाएगा? MKO का मतलब है ऐसा व्यक्ति जो उस व्यक्ति से ज़्यादा जानता हो, वो उससे छोटा भी हो सकता है, वो उस व्यक्ति से बड़ा भी हो सकता है। मान लीजिए आप इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बनाना चाहते हैं, आप उस चीज़ को नहीं जानते हैं और आपका बच्चा आपसे कहता है कि पापा जी आप हमें दीजिए और हम बना के दे देते हैं, तो बताता है डैडी आपको इस तरह से करना है और इस तरह से ओपन करना है और यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, तो वो उनके लिए MKO हो गया। MKO ऐसा व्यक्ति होता है जो कि उनसे ज़्यादा जानता हो किसी विषय पर। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो उससे छोटा है या उम्र में बड़ा है। इसके फोल्डिंग क्या होता है? इसके फोल्डिंग की हिंदी होती है पाड़ या पाइट। इसे हम संज्ञानात्मक ढांचा भी कहते हैं। इसे एक तरह का मचान समझ लीजिए या एक तरह का सीढ़ी समझ लीजिए। ये क्या करता है? हमें एक कॉग्निटिव फ्रेमवर्क प्रदान करता है, एक संज्ञानात्मक फ्रेम देता है, एक सोचने का एक ढांचा देता है, एक तरीका देता है, जो कि हमें किसी समस्यात्मक परिस्थिति से निपटने में मदद करता है या किसी भी तार्किक विषय पे समाधान करने के लिए मदद करता है। हम किसी चीज़ को नहीं जान रहे होते हैं तो हमारे अंदर एक क्या होता है, पूर्व कॉन्सेप्ट बना होता है कि अच्छा इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं, तो वो जो सडन आइडिया है, वो जो एक आधार है, वो एक सीढ़ी है, वो कहलाता है पाड़ या पाइट, स्केप फोल्डिंग। इतनी बात क्लियर होती है। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 यानी कि 16 ये है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोट्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंसर नंबर बी, यानी कि पारस्परिक शिक्षण, रेसिप्रोकल टीचिंग की ये बात करते हैं। एक दूसरे से सामाजिक सांस्कृतिक अंतरक्रिया से बच्चा सीखता है। ये अगर एक बनाएं आप तो वाइगोट्स्की साहब कहते हैं बच्चा क्या करता है, ये अगर मान लेते हैं बॉय है, तो ये यहाँ पे व्यवहार, यहाँ पे समाज, ठीक है, और संस्कृति, इन तीनों के अंतरक्रिया का परिणाम क्या होता है? वो बच्चे का विकास होता है। किसके आधार पे? वाइगोट्स्की साहब के अनुसार। वाइगोट्स्की साहब कहते हैं कि बच्चा सामाजिक अंतरक्रिया के माध्यम से सीखता है। समाज, संस्कृति और व्यवहार मिलकर बच्चे का विकास करती हैं। आगे बढ़ते हैं। एक वर्ष तक शिशु के जब आँख, कान, नाक व हाथों से सोचते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? इंद्रिय गामक अवस्था कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत क्लियर कट है, एक ही बार में आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। वाइगोट्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन से पहलू की उपेक्षा की गई? दोस्तों तो यहाँ पे जैविक पक्ष की उपेक्षा की गई है। यहाँ पे ऐसा कोई बिंदु नहीं आता है जहाँ पे वो फोकस करते हो बायोलॉजिकल मैच्योरेशन को। सांस्कृतिक की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं, सामाजिक की बात करते हैं। और एक प्रश्न यहाँ पे समझ लीजिए कि वाइगोट्स्की के अनुसार पहले भाषा का विकास होता है या विचार का विकास होता है? तो वाइगोट्स्की के अनुसार पहले किसका विकास होता है? भाषा का विकास होता है। इसके अलावा पियाजे के अनुसार, PIAGET, पियाजे के अनुसार पहले चिंतन का डेवलपमेंट होता है। किसका? चिंतन का, यानी कि विचार का। देखिए ये मैंने बताया था आपको कि पियाजे में आएगा टी, तो टी से आपको हमेशा याद रखना है थॉट, यानी कि चिंतन। तो जब भी पियाजे का नाम आएगा तो हम कहेंगे पहले चिंतन का विकास होता है, फिर भाषा का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। कोलबर्ग द्वारा बताए गए सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो आंसर नंबर सी, स्तर फर्स्ट। 3 स्तर बताए हैं कोलबर्ग ने,
परंपरागत स्तर, पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर के बाद की अवस्था, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेज, कन्वेंशनल स्टेज और तीसरी पोस्ट कन्वेंशनल। तो नैतिकता का विकास किसमें नहीं होगा? पहले स्तर में। जाहिर सी बात है, बच्चा अभी बड़ा हुआ है, वो चीज़ों को सीखेगा दंड और पुरस्कार के माध्यम से, तब जाकर उसमें नैतिकता का विकास होगा। देखिए, पहले अवस्था थी पूर्व परंपरागत, इसमें कैसे बच्चा सीखता है? पुरस्कार व दंड के माध्यम से। ये आपको एकदम मोटा मोटा याद रखना है, हमेशा कोई भी पूछे, कहीं भी पूछ लिया जाए, पहली अवस्था में पुरस्कार व दंड के माध्यम से सीखेगा। या तो वो पुरस्कार को सही मानेगा या दंड को। दूसरी अवस्था जो होती है यानी कि कन्वेंशनल लेवल, उसमें बच्चे को लगता है समाज के नियम सही हैं या गलत हैं। अगर वो समाज के नियम को मानने लगता है, समाज के नियम के अनुसार उसमें नैतिक विकास का डेवलपमेंट होगा। तीसरा जो है उसमें क्या करेगा बच्चा? व्यक्तिगत नियमों के आधार पर उसमें नैतिक का विकास होगा। आगे बढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की अवस्था में होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। आगे बढ़ते हैं। कोलबर्ग द्वारा बताए गए सिद्धांत में पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्न में से किस तरफ अग्रसर होगा? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोलबर्ग द्वारा बताए गए सिद्धांत में पूर्व परंपरागत यानी कि पहली अवस्था हो गई, इसमें अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति किस तरफ अग्रसर होगा? अंतर्निहित संभावित दंड पर, यानी कि आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे है ना, 30 प्रश्न इस पार्ट फर्स्ट में इस पार्ट फर्स्ट के 30 प्रश्न जो है एग्जाम में आपके आ चुके हैं। एक भी प्रश्न यहाँ का बाहर का नहीं लिया गया दोस्तों, तो इसे ठीक से समझ लीजिएगा ताकि एग्जाम में जब दोबारा आए तो इसे करेक्ट करके आएँ। देखिए, ये स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पे पहला स्तर दंड व पुरस्कार से निर्धारित होता है, यानी कि कोलबर्ग के विकास की पहली अवस्था दंड व पुरस्कार से निर्धारित होगी। कोलबर्ग के विकास की नैतिक विकास की दूसरी अवस्था सामाजिक नियम के आधार पर चलेगी। सामाजिक और कोलबर्ग के नैतिक विकास की तीसरा स्तर तीसरी अवस्था व्यक्तिगत चेतन और नियमों के विकल्प के अनुसार चलेगी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे भी ट्रिपल स्टार दिया हुआ है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है। (24) के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता हैं तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। दोस्तों, वैज्ञानिकता की बात मैंने पहले ही बता दी थी। पियाजे साहब कहते हैं चौथी अवस्था में वो वैज्ञानिक की तरह सोचने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से में भिन्न होता है बजाय मात्रा के, तो इसका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। प्रकार में भिन्न होता है, टाइप्स में अलग अलग होता है बच्चों का चिंतन। कैसे? इसीलिए उन्होंने 4 स्टेजेस बताए, स्टेज नंबर 1, स्टेज 2, स्टेज 3 और स्टेज 4। यानी कि पहली अवस्था क्या है उनकी? संवेदी अवस्था या इंद्रिय गामक अवस्था कह सकते हो आप उसे। दूसरा है प्राक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथा है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो इनका चिंतन वयस्कों से प्रकार में अंतर पाया जाता है। दोस्तों, आपके मन में जरूर आ रहा होगा कि कैसे प्रकार सही है। ये देखिए, प्रकार, पहला प्रकार, दूसरा प्रकार, तीसरा प्रकार, चौथा प्रकार। किसी में वो केवल इंद्रियों के माध्यम से सीखता है, यहाँ पे वो मूर्त चिंतन करता है, पे अमूर्त चिंतन करता है बजाय मात्रा के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 26, वाइगोट्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं वयस्कों व समवयस्कों के साथ पारस्परिक अंतरक्रिया करके। कोलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं नैतिक विकास का चरण दिया। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता है? देखिए, यहाँ पे नहीं का जरूर ध्यान दीजिएगा आप। विकासात्मक गुणात्मक चरणों में होता है, बिल्कुल। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण उपयोग करते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सी आंसर यहाँ पे
करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं पियाजे के सिद्धांत के अनुसार क्या गलत है या क्या नहीं कहा जा सकता है। तो निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया है पियाजे के आधार पर। इसे नोट कर लीजिएगा आप कि पियाजे के अनुसार ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही है, लेकिन ये सही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। ये 2018 में पूछा गया है। कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? दोस्तों, कठिन परिश्रम का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप एक मंजिल चुनिए और बिना रुके बिना थके उस पर चलते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। दोस्तों, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? आंसर नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 निकटवर्ती विकास का क्षेत्र यानी कि ZPD क्या प्रदर्शित करता है? उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है, विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की जिम्मेदारी लेता है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, कि जब हम, अभी मैंने बताया था कि जब हम ये देखिए, ये जो स्तर है जब हम उनकी हेल्प करते हैं तो वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक सीख सकते हैं, उसे ही ZPD कहा जाता है। आंसर नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। और इसमें एक चीज़ और आती है, 3 स्पीच की बात की जाती है, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच, यानी कि सामाजिक भाषा। 3 तरह की भाषाओं की बात की है वाइगोट्स्की साहब ने। दूसरा होता है व्यक्तिगत या आंतरिक स्पीच, जो बच्चा अपने मन में ही मुनमुनाता रहता है, बुदबुदाता रहता है, वो पियाजे के अहम केंद्रितवाद से तुलना की जाती है उसकी। अगर बच्चा प्राइवेट स्पीच ज़्यादा करता है, इनर स्पीच ज़्यादा करता है, तो उसके सक्सेस होने के, उसके सफल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। देखिए, इसमें एक इसका ये करेक्ट कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 28, कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? इसका आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता दोनों को लेकर के चलते हैं, क्योंकि ये तीनों लोग क्या थे? कंस्ट्रक्टिविस्ट थे, रचनावादी थे। ये मानते थे समाज के साथ, संस्कृति के साथ अंतर्क्रिया करके ही सीखा जा सकता है। तो इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, शायद मैंने सी यहाँ पे बता दिया था। ओके, आगे बढ़ते हैं 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, लास्ट क्वेश्चन है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। तो इसके अनुसार संरचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया क्या है? अधिगम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। देखिए, ये महत्वपूर्ण जो सूचना हमें देनी थी वो ये थी कि इस प्रश्न में आपसे क्वेश्चन नंबर 2, 6, 12 और 23, ये 4 में आपको स्टार देखने को मिलेंगे। उन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, क्या होगा इससे? टॉप 10 कमेंट हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे दोस्तों, और इसकी घोषणा कब की जाएगी? 7 जुलाई 2020 को। आज जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, तो ये डेट है 18 मई 2020 का। 18 मई 2020 से लेकर के और 6 जुलाई तक जितने भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस दिए जाते हैं, कई बार इससे पहले भी 6-7 प्रश्नों की सीरीज़ दी जा चुकी है। वहाँ पे भी आप, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में देखिए कि 500 प्रश्नों की जो सीरीज लाई गई थी लॉकडाउन वाली, उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे। तो वहाँ पे जाके आप कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पे आप अपना आंसर बता सकते हैं। और उन सब आंसरों में रैंडमली, मुझे भी व्यक्तिगत रूप से मैं किसी को नहीं जानता हूँ, तो वहाँ से रैंडमली कमेंट सेलेक्ट किए जाएंगे दोस्तों, और वो 6 जुलाई को उस नाम की घोषणा की जाएगी। आपको एक जीमेल दिया जाएगा, वहाँ पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको
जिन 10 लोगों का नाम चुना जाएगा उन्हें या तो कोरियर के माध्यम से या फिर वाया हैंड, अगर संभव होता है, लॉकडाउन ख़त्म होता है तो उनसे मिल करके सीटेट का जो प्राइमरी और जूनियर का प्रैक्टिस सेट है या उसकी जो बुक्स हैं वो उन्हें प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक है, एक ये जो है, अब इसके बाद के जितने भी सीरीज आएंगी ये जीन पियाजे, कोलबर्ग और वाइगोट्स्की, इन तीनों का ये कंपाइल क्वेश्चंस है 30 प्रश्नों का। ऐसे ही पार्ट 2 और पार्ट 3 आएगा, वहाँ पे भी आप जाइए, वहाँ पे आप जो है कमेंट कीजिए, जो भी सही आंसर्स रहेंगे उन सब में से जितने भी पिछले वीडियो के कमेंट होंगे और अभी जो क्विज वाले प्रश्न होंगे वहाँ के जो कमेंट्स होंगे उसमें टॉप 10 कमेंट को सिलेक्ट किया जाएगा। अगर कमेंट की संख्या ज़्यादा होती है, कमेंट की संख्या बढ़ती है, तो इस संख्या को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इस संख्या को कम नहीं किया जाएगा। तो कम से कम 10 कमेंट्स हम टॉप 10 सेलेक्ट करेंगे। अगर कमेंट्स की संख्या ज़्यादा होती है तो हम उसमें जो है कमेंट्स को 10 की जगह हम 15 ले सकते हैं या 20 कमेंट्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 2, 6, 12 और 23 का आंसर देना है दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि आपका कमेंट हम तक पहुंच सके और हम उन कमेंट को सिलेक्ट कर सकें और आपको प्राइज़ दे सकें दोस्तों। आप फेसबुक पेज से भी जुड़ सकते हैं हमारे, जिसका नाम है EduTalk for You। वहाँ पे भी जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, ये वीडियो वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। और अगर आपका कोई राय है, आपका कोई सुझाव है दोस्तों, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इस वीडियो का जो PDF होगा वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। इनके अलावा जीन पियाजे, वाइगोट्स्की और कोलबर्ग का जो कंप्लीट वीडियो, उस वीडियो के भी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए जाएंगे दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।